नागपुर महापालिका कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाग लिया। उन्होंने बैंक के योगदान और उपलब्धियों की सराहना की। वहीं कार्यक्रम में बैंक के सदस्यों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया और बैंक की सेवाओं और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। किसी का शादी के लिए लोन मिला, किसी का व्हीकल के लिए लोन मिला, शादी ब्याह में मदद मिली और देखते देखते ये महानगर पालिका भी इसका विकास भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। महानगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारियों का विशेष रूप से इस बात का अभिनंदन है कि आज के स्पर्धा के इस युग में अनेक कोऑपरेटिव बैंकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर लगातार इस बैंक में एनपीए कम रखकर बैंक को अच्छी तरह प्रॉफिट में लाकर अच्छी सफलता भी हासिल की और जो कुछ प्रॉफिट मिला है वो शिक्षार्थी जो है, विद्यार्थी है, उनके लिए शिष्यवृत्ति डिस्ट्रीब्यूट करना, भागीदारों के लिए अच्छी तरह से डिविडेंड को प्राप्त देना और विशेष रूप से जो हमारे कर्मचारी भागधारक है उनका उचित मौके पर सरकार भी करना, ऐसे कार्यक्रम हर साल होते रहते हैं। बैंक का जो विशेष रूप से कार्य क्षेत्र है ये महानगर पालिका से कर्मचारियों से सीमित है और इसलिए स्वाभाविक रूप से यह कर्मचारी सही अर्थ में इस बैंक के मुख्य स्टेक होल्डर्स है। चुनाव भी होता है, कभी कभी एक दो तीन पैनल भी लगते हैं, नेता भी बदलते हैं, पैनल भी बदलते हैं, पर बैंक की बैंक प्रगति और विकास की ओर लगातार बढ़ती जाती है क्योंकि जो भी लोग आए उन्होंने बैंक के लिए काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है और ऐसे समय में बैंक ने जो कार्यकाल पूरा किया है उसके लिए आप सबका अभिनंदन करने के लिए और जो विद्यार्थी है जिन्होंने फर्स्ट क्लास में मेरिट में अच्छे गुण मिला है, आपके कर्मचारियों के बेटे बेटियां हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए आज का कार्यक्रम हो रहा है। मुझे जब कार्यक्रम का निमंत्रण मिला थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि आज ही 11 बजे हमारे ज्येष्ठ नागरिक संघ जो है फिर उसका 2 दिन का कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और फिल्म अभिनेता जितेंद्र है, आज जितेंद्र है और कल मिथुन चक्रवर्ती है दोनों भी सीनियर सिटीजन हो गए, तो उनको आज कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। वो हॉल पर आकर बैठे हैं, आधा घंटा हुआ। मुझे एक वॉल्वो कंपनी का भी कार्यक्रम था और आपके यहाँ मैं कुछ समय के लिए आऊंगा ऐसा मैंने दयाशंकर जी को और अध्यक्ष जी को आपको बताया था। तो पहली बात तो मेरे से संबंधित महत्वपूर्ण विषय ये है कि कल्याणेश्वर मंदिर की योजना लगभग मंजूर हो गई है और आपके बैंक की जो बिल्डिंग है उसको हम लोग बहुत अच्छे वहाँ प्रीमाइसेस बना रहे हैं। आपके बैंक को अभी जितनी जगह है उतनी तो मिलेगी, उससे ज्यादा मिलती है तो उसके लिए भी कोशिश करेंगे और हम बना के देंगे। और आज आपके पास पार्किंग नहीं है, आपके लिए पार्किंग की सुविधा भी होगी। ऐसी अच्छी व्यवस्था आज है, इससे अच्छी व्यवस्था हम करके देंगे। इसकी जिम्मेदारी मेरी व्यक्तिगत रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दूं। वहाँ के कुछ जो पुलिस कर्मचारियों के क्वार्टर्स थे वो दयाशंकर जी के आग्रह पर जो हमारे गांधी बाग में पुलिस क्वार्टर है वो भी बिल्डिंग अच्छी बना रहे हैं। वहाँ पुलिस को हम जितने हैं उससे ज्यादा दुगने क्वार्टर उपलब्ध करा के देंगे और पुलिस वालों के कर्मचारियों के लिए अच्छा जिम, स्विमिंग टैंक, हेल्थ क्लब, योगासन का हॉल और उसके साथ बहुत बड़ा पार्किंग प्लेस वहाँ बना रहे हैं क्योंकि इतवारी और गांधी बाग में सब लोग रोड पर पार्किंग करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से पुलिस वालों का भी हम जो कुछ भी है नुकसान किसी का नहीं होने देंगे। धीरे धीरे नागपुर शहर में 50,000 करोड़ रुपए के अब मार्केट का काम शुरू हो रहा है, पोहे बाजार, दही बाजार से लेकर नेताजी मार्केट तक। और नागपुर में फ्रूट, वेजिटेबल, मटन, मच्छी अच्छे मार्केट बने, हॉकर्स को विशेष रूप से व्यवस्था बने। यहाँ इम्प्रेस मिल में 15 लाख स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा टेक्सटाइल मार्केट हम बना रहे हैं, जैसे इतवारी, गांधी बाग और बर्डी के सब दुकानें एक जगह आएगी, पार्किंग होगा और जिसमें अच्छा काम होगा। एसटी स्टैंड के सामने जो जगह वहाँ फूलों का मार्केट बना रहे हैं और अभी सुनील केदार जी से बात हुई, वो बाजार समिति की बिल्डिंग देने के लिए तैयार हुए हैं और एक बहुत बड़ा प्रीमाइसेस बनेगा। और अब मेरे मन में आया कि कारपोरेशन को प्रॉफिट मिला के देने से कोई फायदा नहीं, अब इसके बजाय पब्लिक को प्रॉफिट देना चाहिए। तो बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल, कबड्डी और ऊपर में स्विमिंग टैंक और 500 रुपए में हमारे गरीबों के लोग जो है उसका आनंद ले सके, वो एसेट खड़े करना ताकि पब्लिक का फायदा हो। और ये हमारे इस क्षेत्र में ये फैसिलिटी कम है, तो निश्चित रूप से आपके यहाँ भी जो कल्याणेश्वर मंदिर निर्माण होगा वहाँ एक अच्छा हॉल भी ऊपर बनाने की कोशिश है, जो अब उस कार्यक्रम के लिए, बैंकों के कार्यक्रम के लिए आप यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके वहीं ऊपर का हॉल बैंक बना सकते हैं।
और पार्किंग भी करीब 500-600 गाड़ियों का है, तो रोड पर कोई गाड़ियां भी नहीं। उसका डिजाइन अभी कुछ तैयार हुआ है, महाराष्ट्र सरकार में अंतिम टप्पे में फाइल है और मंजूरी मिल जाएगी और 3-4 महीने में हम काम शुरू करेंगे और आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आप सबको देना चाहता हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में एमसीडी पार्षद अनीता बसोया, संदीप बसोया, निखिल चपराना और धर्मवीर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। सचदेवा ने सभी का पटका पहनाकर स्वागत किया और कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ रही है और सभी मिलकर दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगे। धन्यवाद प्रवीण जी। मंच पर उपस्थित हमारे विधायक करतार सिंह जी, श्री मदन लाल जी और आपके सामने जो हमारे 2 पार्षद जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, अनीता बसोया जी, निखिल चपराना जी, संदीप बसोया जो आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की और उनके साथ जो साथी आए हैं, इन सबका मैं परिवार में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बार बार सवाल आ रहा था दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, लेकिन अब चलने लगा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि हम सबको मिलकर एक सुंदर दिल्ली बनानी है, एक विकसित दिल्ली बनानी है, एक ऐसी दिल्ली बनानी है जिसपे हम सब दिल्ली वाले गर्व कर सकें। और इसमें या यूं कहें कि इस पुण्य कार्य में जो भी आहुति डालेगा वो निस्संदेह दिल्ली वालों के लिए साथ लगकर अपने जीवन को भी आनंदित करेगा। इसलिए मैं अनीता जी का, निखिल का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे साथी तो मुझसे मिलके भी गए हैं, वो सब भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और हम सबका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विकसित भारत की तरफ भारत चल रहा है, उस विकसित भारत के साथ साथ अब दिल्ली को भी हम विकसित बनाएंगे, एक ऐसी दिल्ली बनाएंगे जिस पे हर दिल्ली वाला गर्व कर सके, महसूस कर सके कि हाँ ये दिल्ली मेरी है। सरकार बनी है, सरकार बनने के साथ जैसे जैसे अब दिल्ली हमारी सरकार का गठन होगा, ये सारी गतिविधियां तेजी से चलेंगी और हम सब मिलकर दिल्ली को बेहतर बनाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3.0 का भव्य शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार यह आयोजन हो रहा है। उन्होंने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम बताया। सीएम योगी ने इस आयोजन को सांस्कृतिक एकता और राष्ट्र निर्माण का अहम हिस्सा करार दिया। मैं सबसे पहले आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में लगातार तीसरी बार काशी तमिल संगमम का एक कार्यक्रम बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर यहाँ पर आज शुभारंभ हो रहा है। ये हम सब के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के उस महायज्ञ का भाग है। इस अवसर पर तमिलनाडु से काशी में पधारे समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से, काशी वासियों की ओर से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सचमुच ये आयोजन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यद्यपि पहले 2 संस्करण काशी तमिल संगम के पवित्र कार्तिक मास में आयोजित हुए थे, उसकी अपनी महत्व है, लेकिन तृतीय संस्करण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज की धरती में चल रहा है और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों को महाकाशी के साथ साथ प्रयागराज में और प्रयागराज के बाद 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का अयोध्या में विराजमान हुआ है, अयोध्या की धरती पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की आस्था को भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। और यह संदेश कि जहां जाति का भेद नहीं, पाति का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर के
हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए, मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए हर श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आकर के आस्था की डुबकी लगा रहा है। इससे बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है जो 51 करोड़ श्रद्धालुओं को अब तक अपने साथ जोड़ चुका है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार महाकुंभ के इस आयोजन के साथ काशी तमिल संगमम को भी जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं अंतःकरण से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस बार की जो थीम दी गई है वह 4S पर आधारित जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, भारत की संत परंपरा जो भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की धरोहर के प्रतिनिधि हैं, हमारा साइंटिस्ट जो भारत के लौकिक जीवन के ज्ञान की धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक जो समय समय पर समाज के अंदर आई हुई विकृति को दूर करने में अपना योगदान देता है, और हमारा छात्र स्टूडेंट जो नए भारत की परिकल्पना को साकार मूर्त रूप देने का काम कर रहा है। इन चारों को मिलाकर के महर्षि अगस्त को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की थीम के साथ एक कार्यक्रम आगे चल रहा है। सज्जनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महर्षि अगस्त के बारे में मान्यता है कि महर्षि अगस्त उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले एक ऐसे ऋषि हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि अकेले अगस्त ऋषि उत्तर भारत के को अगर एक तराजू में महर्षि अगस्त को रख दें और दूसरे तराजू में उत्तर भारत की ज्ञान की धरोहर को रखेंगे तो अगस्त ऋषि उस पे भी उनका बृहद और विराट स्वरूप है। भारत की ये दो महत्वपूर्ण परंपराओं को काशी और तमिल के माध्यम से जोड़ने का, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का, संस्कृत और तमिल को आपस में जोड़ने का एक सशक्त माध्यम महर्षि अगस्त भी रहे हैं। और हजारों वर्ष पहले उत्तर से जाकर के पूरे दक्षिण भारत में इस अभिनंदनीय कार्य को महर्षि अगस्त ने आगे बढ़ाया था। कहते हैं भगवान राम को माता जानकी के, माता सीता के खोज के लिए प्रेरणा प्रदान करने और उस समय के राम रावण युद्ध में आदित्य हृदय स्त्रोत का मंत्र देने का काम भी महर्षि अगस्त ने ही दिया था। यानी हजारों वर्ष पहले महर्षि अगस्त के बारे में जो श्रद्धा का भाव तमिलनाडु के घर घर में है, वही श्रद्धा का भाव काशी में भी है, वही उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में तो एक स्थल का नाम ही अगस्त ऋषि, अगस्त के नाम पर है, अगस्त मुनि के नाम पर है। यहाँ पर कई मंदिर अगस्त ऋषि से जुड़े हुए हैं। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने मोदी सरकार द्वारा वायनाड पुनर्वास के लिए लगभग करोड़ों रुपए का सशर्त ऋण मंजूर किए जाने के बाद केंद्र की आलोचना की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को निराशा से उबारने की नई रणनीति बनाई, उसे आगे बढ़ाने के लिए अपने करीबियों को पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिलवाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी संगठनों से संबंध के कारण जम्मू कश्मीर सरकार के 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। पार्टी नेता मनीष जगन अग्रवाल की हालिया हिरासत के बाद सपा कार्यकर्ताओं द्वारा संभावित विरोध प्रदर्शन की चिंताओं के बीच सुबह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में
दूरगामी प्रगति के साथ भविष्य में बड़े बदलाव होंगे। मध्य प्रदेश के देवास में एक कीटनाशक कारखाने में आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने इम्फाल पूर्वी और थौबल जिलों से विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के 9 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि उसने पश्चिम बंगाल सरकार को उन खबरों पर नोटिस जारी किया है जिनमें कहा गया है कि कोलकाता के एक चमड़ा परिसर में मैनहोल में प्रवेश करते समय जहरीली गैस के कारण 3 निर्माण श्रमिकों की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों की बदौलत जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर चल पड़ा है। दिल्ली में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में एमसीडी पार्षद अनीता बसोया, संदीप बसोया, निखिल चपराना, धर्मवीर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्राइवेट संस्थानों द्वारा अभिभावकों से ठगी को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और कहा कि शिक्षा को शिक्षा की तरह न लेकर मुनाफे कमाने का जरिया बनाया गया है और सपने दिखाकर अभिभावकों से ठगी का काम हो रहा है। उन्होंने इस अवसर पर सरकारी संस्थानों की स्थिति को सुधारने का आह्वान किया ताकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद हो सके। आप तमाम साथियों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक न्यूज रिपोर्ट हो रही है कि देश में अलग अलग तरह की जो कोचिंग संस्थान है, जो इंजीनियर बनाने का दावा करती है, डॉक्टर बनाने का दावा करती है, आईएएस आईपीएस बनाने का दावा करती है, वो विद्यार्थियों का और अभिभावकों का करोड़ों रुपया लेकर के फीस वसूल करके अचानक से गायब हो जा रहे हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि एक समय इस देश में ऐसा ही काम कुछ प्राइवेट बैंक किया करते थे। रोज शाम को उनके एजेंट जो है सब्जी बेचने वाले दुकानदार से, ठेला वाले, रिक्शा वाले, मिडिल क्लास नौकरी करने वाले लोगों के पैसे वसूलते थे और करोड़ों रुपया लेकर के अचानक से गायब हो जाते थे। जब भी इस तरह का कोई सिस्टमेटिक फेलियर होता है तो स्वाभाविक रूप से सरकार को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। देश में जो आज शिक्षा व्यवस्था की हालत है वो बिल्कुल ठीक उसी तरह से है कि कबीर कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। सरकार और बाजार, इस दोनों के बीच में इस देश के विद्यार्थी और इस देश का भविष्य, इस देश का नागरिक पिसता जा रहा है। और ये सारा खेल शुरू उस लॉजिक से होता है कि शिक्षा इंसान बनाने के लिए नहीं, एक कमाऊ इंसान बनाने के लिए ली जानी चाहिए और दी जानी चाहिए। बाजार का जो तर्क है कि जिसमें मुनाफा नहीं है उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। शिक्षा को जब मुनाफे के नजरिए से देखने लगे उसका नतीजा ये हुआ कि सपना बेचा जाने लगा। अंधों के शहर में आईना बेचने का जो कारोबार है, सीट पता है कि 100 है, एग्जाम देने वाले 1 करोड़ हैं, तो हम उस 100 में पहुंच जाएं, उसकी होड़ और फिर उसका कारोबार। और ये 100 सीट क्यों है? क्योंकि सरकारी व्यवस्था जो है उसमें लगातार रोज बरोज गिरावट आई। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से सरकारी संस्थान जो हैं वो कमजोर होंगे और उसकी जगह पे जो है निजी संस्थानों की उत्पत्ति होगी। और ये जानबूझ करके किया गया, इसलिए ताकि शिक्षा जो प्राप्त करने वाले लोग हैं वो सिटीजन ना रहें, स्टूडेंट ना रहें, उनको कंज्यूमर बना दिया जाए। और इसी कंज्यूमर सर्विस के लॉजिक के तहत देश भर में कोचिंग की बाढ़ आई। आपने दिल्ली में देखा, बेसमेंट में पढ़ते हुए जो है विद्यार्थी की मौत हो गई। और जब हम मौत की बात करते हैं, भारत में एक संस्कृति है, गांव में अगर किसी की मौत हो जाए तो किसी के घर में खाना नहीं बनता है। सामने से अगर डेड बॉडी जा रही हो तो बिना जात बिना धर्म पूछे हुए लोग उसको नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आत्मा को शांति मिले। लेकिन हम कितने असंवेदनशील हो गए हैं, या हमको व्यवस्था कितना असंवेदनशील बना दिया है कि हर घंटे लगभग 2 स्टूडेंट, 24 घंटे में कम से कम 28 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। और स्थिति ये है कि इस देश में किसान आत्महत्या से नौजवान आत्महत्या ज्यादा हो चुका है। जैसे किसान आत्महत्या के पीछे सिस्टम जिम्मेवार है, उसी तरह से स्टूडेंट की आत्महत्या के लिए भी सिस्टम जिम्मेवार है। और ये सिस्टम जो स्टूडेंट को मार रहा है, एक प्रेशर कुकर बना रहा है, वो सिस्टम ऐसे बन रहा है कि एक तरफ रोज सपने बेचे जाएंगे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। किसी एक इंसान का एग्जाम्पल ला करके सामने ये दिखाया जाएगा कि इसका पैकेज 1 करोड़ का है और हर बच्चे को ये प्रेशर दिया जाएगा कि आप भी 1 करोड़ का पैकेज जो है प्राप्त कीजिए। कैसे प्राप्त करेंगे? सीट कितना है, कितना जो है एग्जाम हो रहा है,
वैकेंसी कितनी है, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट एग्जाम कितना होता है, रोजगार कितने उत्पन्न हो रहे हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। रोजगार दिलाने के नाम पर कोचिंग संस्थान बनेंगे और लोगों की गाढ़ी कमाई, नौकरी करने वाले लोग उनकी सैलरी, किसान को उनके फसल से जो कमाई हुई है, जो मजदूर हैं जो रोज मजदूरी करते हैं, पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हम तो मजदूर हैं, हमारा बच्चा अच्छा इंजीनियर हो जाएगा, और अचानक रातों रात सैकड़ों दर्जनों संस्थान जो है वो बंद कर दिए जाएं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोटा फीस जो है वो वसूल लिया है माँ बाप का, और अब स्टूडेंट का क्या होगा वो स्टूडेंट जाने। और आपने देखा अभी गोरखपुर की एक लड़की जेईई की तैयारी कर रही थी और एक बड़ा ही मार्मिक पत्र जो है अपने माँ बाप के नाम लिखा, उसने सुसाइड कर लिया। और ये कोई एक बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि जब 24 घंटे में 28, कम से कम 28 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, मतलब हर घंटे घड़ी का कांटा जब एक बार चक्कर घुमाए तो एक स्टूडेंट कम से कम इस देश में देश के किसी न किसी कोने में सुसाइड कर ले। ये एक गंभीर विषय है, सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और शिक्षा बाजार की और मुनाफे की वस्तु नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी सीबीएसई का एग्जाम हो रहा है। सीबीएसई के एग्जाम और रिजल्ट के बाद बड़े पैमाने पे विद्यार्थी सुसाइड करते थे। यूपीए की सरकार ने यह फैसला लिया कि हम किसी को पास फेल नहीं करेंगे, हम ग्रेड देंगे। और हम सब जो पढ़ लिख लिए हैं, मैं पीएचडी कर लिया हूं, आप तमाम लोग जो है अलग अलग पढ़ाई कर लिए हैं, ये रेस कभी अंत होता है क्या? 10वां फर्स्ट डिवीजन पास कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, 12वीं फर्स्ट डिवीजन पास कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पत्रकारिता में डिप्लोमा कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पीएचडी करके लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं था। हिसार में देश की सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी कृषि दर्शन एक्सपो 2025 का भव्य उद्घाटन हुआ। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सीएम ने इस आयोजन के लिए एग्री इंडिया एग्जीबिशन करनाल को बधाई देते हुए इसे किसानों के लिए बेहद लाभकारी बताया। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस हिसार में जो 13वीं कृषि दर्शन प्रदर्शनी ये 2025 का आयोजन हुआ है, देश की सबसे बड़ी ये कृषि के इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आधुनिक तकनीक कृषि के अंदर उपयोग हो, उसको लेकर के बड़ी प्रदर्शनी लगी है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रदर्शनी के शुभारंभ पर आप लोगों के बीच आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। यह प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए मैं एग्री इंडिया एग्जीबिशन करनाल को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस प्रदर्शनी में आए हुए हमारे किसान भाई, जो कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों और कृषि इंजीनियरों से जुड़े वैज्ञानिकों को भी मैं हार्दिक बधाई और उनका स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि यह प्रदर्शनी उत्तर क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में आयोजित यहाँ की गई है। इस ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर के नाम से इस एरिया को, इस संस्थान को यहाँ जाना जाता है। यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों से किसानों से जो उन साझा करने का ये सशक्त मंच भी है। मुझे खुशी है कि किसान हमारी असली ताकत है, इसलिए किसानों की प्रगति और कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण अत्यंत आवश्यक है। मुझे ये भी खुशी है कि यहीं से ही विकसित हरियाणा विकसित और भारत विकसित, विकसित हरियाणा विकसित भारत बनाने का माध्यम बनेगा। आपके हौसले, मेहनत और आधुनिक तकनीक से इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस समय मुझे किसानों के बीच में आकर के एक कविता की कुछ पंक्तियां वो याद आ रही हैं। आज मैं किसानों के बीच में हूँ, आज हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं। ये किसी शायर ने कहा है कि चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। मैं आपके इस हौसले को मैं सलाम करता हूँ। आपके इसी हौसले ने ही भारत को खाद्यान्नों के मामले में
न केवल आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि निर्यात की स्थिति तक भी पहुंचाने का काम ये हमारे किसानों ने किया है। मैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी कृषि से नई नई तकनीकों को मैंने यहाँ पर देखा है। ये सभी किसान भाइयों के बहुत काम आने वाली ये तकनीक है, मशीनरी है। मुझे खुशी है कि मैं स्वयं ही किसान का बेटा हूँ। मैंने खेत खलिहान में काम किया है। मुझे पता है कि किसान को आधुनिक मशीनों व तकनीकों की जरूरत है। ये आपके काम को सरल बनाने का काम ये नई तकनीक करती है और उत्पादन लागत भी कम करती है। मुझे विश्वास है कि यह प्रदर्शनी हरियाणा सरकार के कृषि मशीनरीकरण अभियान को नई गति देने का ये काम करेगी। साथ ही किसानों को उन्नत कृषि की नई तकनीकों की यहाँ पर जानकारी देने में ये बड़ी सहायक सिद्ध होगी। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि इस प्रदर्शनी में मुझे नए भारत के कृषि से संबंधित 3 स्तंभों में से एक समय पर बात करने का ये अवसर मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपने नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम अगर इस भारत के 4 स्तंभ हैं और उन्होंने सबसे पहला जो स्तंभ कहा है वो किसान को कहा है कि मेरे देश का सबसे मजबूत स्तंभ पहले किसान है, युवा है, नारी है और इस देश का गरीब व्यक्ति है। हमने इनके उत्थान के लिए काम करना है। मुझे खुशी है कि मैं ये पहला स्तंभ हमारे किसान भाई हैं जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। दूसरा स्तंभ हमारे यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक हैं, प्रशिक्षक और टेस्टिंग इंजीनियर बंधु हैं जो नई नई तकनीक विकसित करने, प्रशिक्षण देने और परीक्षण करने का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरा हमारे वे साथी है जो कृषि मशीनों का निर्माण करते हैं। देश को आगे बढ़ाने में इन कृषि मशीन निर्माताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन स्थित कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित संयुक्त चेतना वैश्विक सम्मेलन में विश्व भर से आए आध्यात्मिक गुरुओं, योगाचार्यों और विद्वानों के साथ विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रही है। वहीं उन्होंने बताया कि भारत ने विश्व बंधुत्व, सहयोग और शांति का संदेश दिया है। इसके साथ ही बाबा महाकाल के जलाभिषेक के लिए 12 देशों से एकत्रित पवित्र जल भारतीय संस्कृति की दिव्यता का प्रतीक है। उन्होंने सम्मेलन की सफलता और विश्व शांति की कामना की। आज का ये जो हमारा दूसरे दिन का आयोजन पंच महाभूत, पंच तत्वों से बना शरीर और कितना परमात्मा की लीला का ये अद्भुत संयोग है। इस दृष्टिकोण को लेकर के, इस उदात्त भाव को लेकर के हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के नाते से जानी जाती है। ये वसुधैव कुटुंबकम कहते ही हमको ध्यान में आएगा कि हमारी इस वसुधा के साथ केवल वसुधा में एक तत्व नहीं, इस तत्व के साथ पंच तत्व को मिला करके इसको वैदिक वाक्य में जो कहा गया यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। पिंड और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं, और इसीलिए इस पिंड और ब्रह्मांड को देखने का तरीका हमारे लिए इस पंच महाभूत तत्वों की बात जब हम करते हैं तो जो हम अपने चारों ओर पाते हैं हमारी सारी प्रकृति के माध्यम से, वही पूरा हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। हमारी इस शरीर की प्रकृति को समझने के लिए हम अगर महाभारत की तरफ चले और भगवान कृष्ण से अर्जुन के संवाद के दृश्य को देखेंगे तो वो हमको दिखाई देगा, जिसमें एक बार अर्जुन अपनी जिज्ञासा के समाधान करते करते 7वें अध्याय के बाद वो प्रश्न खड़ा करते कि आप कह रहे हो कि मैं जब सूर्य चंद्र नहीं थे तब भी था और आज भी हुआ, तो ये संभव कैसे? मुझे तो जो आप दिखाई दे रहे हो ये तो थोड़ा जच नहीं रहा, लेकिन वो अपनी सद्भावना से कह रहा, वो विनम्रता से कह रहा। ये जो कृष्ण तत्व आप बता रहे हो, इस दोनों का तालमेल कैसे करें? आपका तो अभी अभी जन्म हुआ है और सूर्य तो अनादि अनंत है, दोनों का कैसे एक बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जो इस आंखों से तू मुझे देख रहा, इस आंखों की समय सीमा है। जैसे हमारे लिए ये जो हमको किसी को नेत्र में अगर कोई कठिनाई आई, हम चश्मे से पढ़ सकते हैं, बगैर चश्मे से नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से भगवान कृष्ण ने समझाने का प्रयास कि तू जिस रूप में मुझे देख रहा है ये तेरी सीमा है, लेकिन जिस रूप में हूँ
उस सीमाओं से तू देखेगा तो मैं वो दिखाई दूंगा जिसकी तेरे को देखने की जिज्ञासा। तो उन्होंने कहा भगवान मुझे वो रूप दिखाइए जिसको मुझे देखने के बाद लगेगा कि हाँ आप जो कह रहे हो उसका तादात्म्य है, उसका आपस में रिश्ता है। और हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने जब पहला रूप दिखाया, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।